हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं 27 तारीख के जनसत्ता में कुछ खास क्या बात दिया गया है। इसकी जो सबसे पहले पेपर पे जो सबसे फ्रंट पेज पे जो हम देखते हैं क्या क्या बात दिया गया है, इसमें अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की अपील को खारिज कर दिया गया है। वहीं दूसरी बात देखते हैं कि अदालत में केजरीवाल ने ये बात कही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऑर्डर नहीं देगी तब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि ईडी ने अभी हाल ही में देखिए जो 7वां समन जारी किया था उन्हें पेश होने के लिए। क्यों जारी हुआ था? शराब घोटाले के मामले में उन्हें बुलाया गया था, जो कि 7वां समन जारी किया गया, जो कि अभी तक वो नहीं हुए। वहीं केजरीवाल ने एक यूट्यूब चैनल के वीडियो को रीट्वीट किया था जो मानहानि के बारे में, मानहानि से रिलेटेड था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बाद में माफ़ी मांगी। वहीं देखते हैं कि हाल ही में अभी कल परसों देखते हैं कि भाजपा के पूर्व विधायक समेत 12 को एफआईआर दिया गया। अब क्यों दिया गया है? नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले में दिया गया है। ये जो है हरियाणा के इज्जर जिले के, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हरियाणा के इज्जर जिले के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी हत्या हो गई है, जिसके कारण से भाजपा के 12 लोगों पे, विधायक पे एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें पुलिस ने भाजपा के पूर्व, आप देख सकते हैं, नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल और कमल के खिलाफ नामजद प्राथमिकता दर्ज की है। वहीं देखते हैं, अब चलिए थोड़ा सा ये ऊपर वाले हेडलाइंस को हम लोग देखते हैं कि अंजुमन इंतजामिया क्या है। इलाहाबाद ने अभी हाल ही में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना रोकने के तत्कालिक प्रदर्शन सरकार की कार्रवाई का अवैध करार दिया गया है। इसमें क्या गया कि अभी हाल ही में सरकार ने जब इसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी थी, अभी हाल ही में देखते हैं क्या बात हुआ है। कहा जाता है रिसीवर नियुक्ति करने और तोपखानों में पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया। इस मामले को अभी हाल ही में सही ठहराया गया। इसमें कहा गया कि 1993 में वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में पूजा अनुष्ठान बिना किसी लिखित आदेश के तत्कालिक प्रदेश सरकार द्वारा रोकने की कार्रवाई जो थी वो अवैध करार दिया गया है। वहीं आगे देखते हैं कि क्या खास बात है नीचे की न्यूज़ में। अभी हाल ही में जाने माने कलाकार जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, पंकज उधास, इनका निधन हो गया। ये बहुत ही प्यारे प्यारे गज़ल लिखा करते थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जो इनकी एक प्रमुख लिखी हुई है चिट्ठी आई है, ये जो इन्होंने ही से लिखा है। और वहीं देखते हैं कि अभी हाल ही में संजय सिंह की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। ये दिल्ली में शराब घोटाले में धराया था, जिसके कारण से इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी और जमानत को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया। और इन्होंने एक दलील दी है कि जब इनका गिरफ्तारी किया गया अक्टूबर 2023 को, जब इनकी गिरफ्तारी की, इनका कहना है कि वो हमारा अवैध गिरफ्तारी हुआ। कैसे? इन्होंने दलील दी है कि PAMLA 2002 की धारा 50 के तहत बिना नोटिस दिए इन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि सही बात नहीं है। वहीं इसी पेज में एक देखते हैं कि अभी हाल ही में चिकित्सा के प्राथमिक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ये बात द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे राष्ट्रपति जो है, उन्होंने कही है। इन्होंने सभी को जागृत करते हुए कहा है कि डॉक्टर बन जाना, चिकित्सक बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे व्यावसायिक तौर पे ना ले, आप लोगों की भलाई के लिए इस चीज़ का प्रयोग करें, अपनी नॉलेज का, अपनी ज्ञान का लोगों के भलाई पे देखें। तो चिकित्सा सही बात है, कोई पैसे के लिए नहीं। मान के चलिए कोई मर रहा है और उसका अगर 10 मिनट में ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा और उसके इस चीज़ में खर्च बहुत आएगी। तो सबसे पहली बात है आप वो चीज़ पहले ऑपरेशन करें, उसकी मृत्यु ना होने दें आप, क्योंकि डॉक्टर है, आपको हमारे देश की जनता और हर जगह भगवान के तौर पे पूजती है।
इसी में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ कही ये बात, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें स्थापना दिवस के अवसर पर इन्होंने इस बात को कही। वहीं देखते हैं पंचग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरे हाईलाइट किया गया है, शिक्षा स्वास्थ्य डिजिटल सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पुरस्कार मिलेगा। इनमें जो है दादरी और बिसरख को 2-2 और एक जेवर की एक ग्राम पंचायत शामिल है। अब ये बताइएगा जेवर ग्राम पंचायत किस स्टेट के अंतर्गत आता है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह यादव के मुताबिक जवाबदेह संस्था व स्मार्ट संस्था के रूप में ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना चला रही है, जो कि पंचायतों को प्रोत्साहन देती है कि उन्हें इस काम को और ये आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो जितने अच्छे काम करेंगे उतने अच्छे उनका नाम और भी लिया जाएगा और उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। अभी हाल ही में देखते हैं कि भारत सरकार की बहुत ही अच्छी कूटनीति के तौर पर देखा गया कि कतर से जो हमारे 8 सैनिक थे उन्हें आज़ाद कराया गया। देखते हैं इस बात क्या बात है। अगस्त 2022 में कतर में सैन्य गतिविधियों की जासूसी करते हुए 8 सैनिक को अक्टूबर 2023 में मौत की सज़ा सुना दी गई थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमारे इनका कूटनीति का बहुत ही अच्छा लाभ सामने आया। जब 23 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसी मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात कर उन्होंने नागरिक के मुद्दे के बारे में बात कही और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को वहाँ पे भेजा, जिनके बाद देखा जा गया कि 28 दिसंबर को जो मौत की सज़ा थी इसे बदल करके कतर न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वहीं फिर कुछ ही दिन बाद देखते हैं कि इस सज़ा को माफ़ कर दिया गया और भारतीय जो सैनिक थे उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये अभी जो आप न्यूज़ देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हम लोग जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा मोड़ा तो हम लोग जाते हैं एंटीबायोटिक दवाई ले लेते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी है और किस चीज़ के लिए नहीं। अमूमन हम देखते हैं कि अगर हम कोई बीमार से पीड़ित होते हैं, बुखार हो जाता है, देह दर्द होता है तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। नॉर्मल मेडिसिन पे जाते हैं मेडिकल तो वो भी हमें एंटीबायोटिक खा, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। आप खुद सोचिएगा, अगर हम डेली एक ही चीज़ करेंगे उस चीज़ की हमें आदत लग जाएगी। अगर हम कोई भी बीमार के लिए एंटीबायोटिक खाएंगे और वो बीमार इस चीज़ के प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा, वो जागरूक हो जाएगा और वो अपने जीन को चेंज कर लेगा, जिसके बाद वो जब वापस दोबारा होगा तो उसके बाद वो दवाई खाने से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के खिलाफ हमारे देश में 2020 के आसपास एंटीबायोटिक को आमतौर पे बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इसे किसी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना दिया जाए, यानी उनके से सलाह के बिना। भारत में लगभग 70.4% फिक्स्ड डोज एंटीबायोटिक डेली लिया जाता है। फिक्स्ड डोज क्या होता है आप ये जान लीजिए। ये वो है कि जो हम लोग 2 या 2 से अधिक सक्रिय कार्यों में लेते हैं, जैसे कि माथा दर्द, बुखार है। सोचिए कि अगर हमारे पास सर दर्द कर रहा है और हमें बुखार भी है, हम जब जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अब एंटीबायोटिक ले ले। अरे भाई, क्यों ले लें एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक बहुत ही हानिकारक चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते स्तर के कारण एंटीबायोटिक असर कम होने लगा। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि मजबूत नीति की जरूरत है और कई चिकित्सक विस्तृत दैनिक विश्लेषण से बचते हुए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन लिखते हैं। जब तक नियामक इन संयोजक के निर्णय और उपलब्धता को नियंत्रित नहीं करते तब तक कोई चिकित्सा इनकी सलाह मरीजों को देते रहेंगे। ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक आगे चल के सिद्ध होगा। वही देखते हैं अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को एक कार गिफ्ट में दी है।
अब ये इतना क्यों हाईलाइट हो गया है? अगर कारी गिफ्ट दिया, एक वो राजनीतिक तौर पे वो दे सकते हैं, लेकिन क्यों? कहा गया कि ब्लूमबर्ग किम यो जोंग ने तोहफा प्राप्त किया, जिन्होंने देखते हैं ऐसा क्यों किया गया, क्यों हाईलाइट में ये आया। पुतिन का किम जोंग को उन्हें तोहफा संयुक्त राष्ट्र यूएन के नियम के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया को किसी भी तरह के तोहफा देने पर रोक लगाया गया है यूएन के द्वारा। ऐसा उस पर लगी पाबंदी की वजह से हो रहा है कि ये हाईलाइट में आया है अभी। वहीं आगे देखते हैं कि जो 3 नए कानून अभी देश में आए, इसके खिलाफ जो ओवैसी है, इन्होंने कहा है कि ये कानून भारत के आम लोगों के खिलाफ है। इनमें पुलिस न्यायाधीश के रूप में काम करने लगेगा, यानी कि न्यायाधीश कार्यपालिका के जगह वो न्यायपालिका का स्थान ले लेगा। वो नीति लागू कराने की जगह नीति पे शासन करने लगेगा। देखते हैं ये तीनों कानून क्या क्या है। जो पहला है, राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह क्या सजा होगी। अब राजद्रोह क्या है ये देखते हैं। आईपीसी की धारा 124 में राजद्रोह को लेकर 124 अ में यानी ए में राजद्रोह को लेकर प्रवाद किया गया। इसमें दोषी को 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा के बारे में बात किया गया। इसे ही अब राजद्रोह को हटा करके अब इसके जगह देशद्रोह को लाया जाएगा, जिसमें व्यापक तौर पे लिखा गया कि अगर कोई व्यापक परिभाषा इसके देखते हैं क्या है, देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। यानी कि सही बात है कि आप अपने देश के खिलाफ कैसे गलत बात बोल सकते हैं कि हमारे अब जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते पीते घूमते हैं, जिस देश ने आपको इतनी आज़ादी दी है, उस देश के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए इसे कहा गया कि ये देशद्रोह के अंतर्गत रखा जाएगा। इस संहिता में 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान है, जिसमें दोषी पर 7 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी अगर की जाती तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त सजा है। पहले क्या होता था, लड़का किसी लड़की को शादी के नाम पर उसके साथ रिलेशन में आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जो कि बहुत ही और बाद में मुकर जाता था। लेकिन अब इसके खिलाफ बहुत ही हार्ड सजा आ गया है, बहुत ही मजबूत है ये। इसमें कहा गया अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। वहीं भारतीय न्याय संहिता 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने पर यह प्रावधान लाया गया है। ऐसा करने पर धोखेबाजी के बारे में देखिए क्या कहा गया। पहचान छिपाकर, अगर हम किसी से पहचान छिपाकर शादी करते हैं तो ये भी धोखेबाजी है। लव जिहाद से निपटने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी महिला से कई सारे वादे करके उसके यौन संबंध बनाता है और बाद में वो शादी से मुकर जाता है तो उसे लगभग 10 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी। वही नाबालिग से बलात्कार के लिए क्या सज़ा है देखते हैं। आईपीसी की धारा 376 में इसे परिभाषित किया गया है कि अगर जबरन शारीरिक संबंध बनाता है कोई, तो आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार की सज़ा का प्रावधान किया गया। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है ये बात को। 64 में बताया गया है कि अगर बलात्कार मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और इसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई लड़की 18 साल से कम है, उसके साथ अगर कोई सामूहिक ऐसा करता है तो उसे 20 साल से लेकर के आजीवन सज़ा मिलेगी। वही नाबालिग से दुष्कर्म करने पर दोषी को आजीवन कारावास से लेकर के मौत तक की सज़ा सुनाई जाएगी, जो कि हम देखते हैं कि कई हद तक की सही है। इससे भी कट्टर कानून, लेकिन ये बहुत ही सही कानून है। इस एवज में देखा जाए, किसी की कोई भी लड़की जाती है, पढ़ती है, लिखती है, उसे आप कैसे ये चीज़ में फंसा करके इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। इसीलिए जिनके साथ भी ये होता है वो समाज की बात को आजकल बहुत देखते हैं कि इसके खिलाफ लोग केस भी दायर नहीं करते हैं। समाज में इज्जत क्या, अरे इज्जत आपकी नहीं, इज्जत उसकी है जो ऐसा हरकत कर रहा है। अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो उस लड़के की गलती है। हालांकि हम भी लड़के हैं, अगर हमारे साथ कोई लड़की ऐसा करती है कि शादी के नाम पर धोखा दे देती है, वो शादी करने से मुकर जाती है, तो हमारे लिए भी कुछ बनाना चाहिए। लड़कों के हिसाब से भी कुछ कानून आना चाहिए कि अगर लड़की धोखा दे कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो इसके खिलाफ भी एक कानून लाना चाहिए सरकार को। वही देखते हैं, चलिए आगे। भीड़ हिंसा में सज़ा का क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भीड़ को पिनकाता है, यानी कि भीड़ जमा करता है, दंगा फसाद करता है, जिसे फांसी की सज़ा देने की बात कही गई है। यही मॉब लिंचिंग के बारे में बात किया गया है।
इसे भारतीय न्याय संहिता धारा 101 के 2 में सजा का प्रावधान। इसे 5 या उससे ज़्यादा लोग अगर जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक होगी। याद रखिएगा, किसके आधार पर? जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करता है तो। भगोड़े अपराधियों पर क्या मुकदमा चला जाएगा? जो अपराधी भगोड़ा यहाँ से भाग गया है, पहले क्या था कि इसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अब सरकार ने ये नियम लाया कि इसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल चलाया जा सकेगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले क्या था, जब वो अदालत में मौजूद होता था तब होता था, अब ऐसा नहीं है। अगर हम जब FIR दर्ज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो उसके 3 महीने के बाद तक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। वहीं देखते हैं कि अभी भारत के अवस्थ कौशिक शतरंज के सबसे छोटे खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। किस चीज़ में? ये अभी सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने पोलिश शतरंज ग्रैंड मास्टर जेसेक स्टेफा को बर्गडॉर्फर स्टेड थास में हराया है। देखते हैं कि ये किनका जगह लिया ये बालक। सबसे पहले कम उम्र के खिलाड़ी सर्बिया के लियोनिद इवानोविच थे, जिन्होंने ग्रैंड मास्टर को मात दी थी। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ करके अब यहाँ पे कौन आ गया है? अश्वत्थ कौशिक इनका जगह ले लिया है। यहाँ पे दिया गया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की है कि हमारा उद्देश्य ऐसे समाज को करना है जिसमें आम जनता में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। पंकज गायिका का अभी हाल ही में जो निधन हो गया, उनके बारे में दिया गया। इनके द्वारा प्रमुख जो लिखे गए थे, चांद जैसा रंग तेरा, एक तरफ उसका घर, चिट्ठी आई है, अनेक और भी कई सारे लेख इन्होंने गीत भी गाए हैं और कई सारे गज़ल भी इनके बहुत सी फेमस हुआ है। अभी देखते हैं, हाल ही में अभी पेटीएम के बारे में हम लोग बहुत ही सुन रहे हैं कि RBI ने अपने नियम के अनुपालन नहीं करने के कारण पेटीएम को बंद करने का फैसला लिया। 15 मार्च के बाद से ग्राहकों से निवेदन की जानकारी दी गई कि पेटीएम कोई भी नई जमा राशि या टॉप अप स्वीकार नहीं कर पाएगी। और उसी के अंदाज में देखते हैं कभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन थे? विजय शेखर शर्मा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सरकार ने इंदौर में 4,494.92 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे स्टेशन की उद्धार करने की बात कही गई है। इसे अमृत स्टेशन के रूप में जाना जा रहा है। अभी भारत सरकार ने 553 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की नींव रखने की बात कही गई है। आप बताइएगा कि बिहार में कितने रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के तौर पर लाने की बात कही गई है। वहीं देखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बारे में बात करते हैं। इसमें भारत सरकार की तरफ से भंडारण मुद्दे का अस्थायी समाधान खोजने के बारे में बात कही गई है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम 2030 तक शून्य भूखमरी के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, लैंगिक और श्रम जैसे गैर व्यापारिक संबंधित विषयों के नियमों पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें संबंधित अंतर सरकारी गठन में हल किया जाना चाहिए। वे इन उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण पर अस्थायी समाधान के बिना विकास एजेंडा अधूरा रहेगा। सही बात है, अगर हम सार्वजनिक भंडारण नहीं करके रहेंगे तो कोई भी विकास हमारा अधूरा रह जाएगा। और ये कहाँ पे आया कि WTO का कहाँ पे भी आयोजन किया जा रहा है? कल के आप न्यूज़ अगर देखे होंगे तो आप आराम से इस बात की जानकारी दे सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कि WTO का भी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को देश का सशक्त राज्य बनाने के बारे में बात कही गई है। ये किनके द्वारा कही गई है? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। आप कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड के जो है राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में। वहीं कांग्रेस ने अभी एक घोषणा की है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अग्निपथ के द्वारा जो सेना में भर्ती लिया जा रहा है अग्निवीरों की, उसे वो निरस्त कर लेंगे और भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को वो अपनाएंगे। अभी हाल ही में हंगरी ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने की अपनी
मानसा जारी कर दिए कि उन्होंने इस बात में पक्ष में वोट दे दिया गया। लगभग 188 मत पक्ष पड़े जबकि 6 मत क्या विपक्ष में पड़ा है। 2022 से ही स्वीडन को इसमें शामिल करने के बारे में बात कही गई। लगभग 2018 महीना से ये बात चली आ रही है। अब स्वीडन नाटो का सदस्य होगा। आप कमेंट करके बताइए नाटो की स्थापना कब हुआ था। अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये जो है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? पंजाब प्रांत के लिए इस पद पर वो निर्वाचित की गई है। वही देखते हैं आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बने हैं। वही अमृत भारत स्टेशन योजना दुनिया की सबसे बड़ी विकास परियोजना है। ये अश्विनी वैष्णव ने इसकी बात कही है। ये दोस्तों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ हेडिंग ही हमारे लिए खास है, क्योंकि ज़्यादा पर अंदर जाना कोई भी खास न्यूज करंट अफेयर्स के तौर पे हमारा कोई लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। वही देखते हैं अरब सागर पर नौसेना ने पूरा किया हवाई अभियान। अदन की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक दुनिया भर के मालवाहक जहाज़ों पर जारी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बचाव करने के लिए कार्रवाई चलाई जा रही है। बड़े हमलावर विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस से नौसेना के विशेष बलों और समुद्री कमांडो दास्ते अपनी नौकाओं पर अन्य जरूरी सैन्य सामग्री के साथ अरब सागर में हवाई छलांग लगाकर कूदे हैं। वहीं खेल जगत में कुछ अच्छी खबर देखते कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग में भारत ने टोटल 18 पदक जीते। इसमें से 9 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक। 9, 6, 15, 3, 18 पदक टोटली भारत ने जीते हैं। याद रखिएगा जिसमें 9 स्वर्ण पदक है, 6 रजत और 3 कांस्य पदक है। वहीं भारत ने चौथा मैच अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जो चल रहा था 4 में जो मैचों की, तो उसमें चौथा मैच जीतकर भारत ने श्रृंखला पर कब्जा जमा लिया है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर सब्सक्राइब करें। और एक माह से हम लोग बिहार एसएससी का क्लास ला रहे हैं और जो बिहार एसएससी कर रहे हैं या फिर जो अन्य एग्ज़ाम भी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वो जीके जीएस के क्लास के साथ ज़रूर जुड़े। आप